Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Mohammed Sharif, your course instructor for discrete structure. Today we are going to have lecture number 1. That will be very basic and introductory lecture. तो इस लेक्चर में हम बहुत बुनियादी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स या डिस्क्रीट स्ट्रक्चर नाम के ये जो कोर्स है, ये बहुत बुनियादी कोर्स है। इसमें हम ऐसी चीज़ों को पढ़ेंगे जो आगे काफ़ी कोर्सेज में और आम जिंदगी में भी आपके काम आने वाली हैं। तो वाई स्टडी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स या डिस्क्रीट स्ट्रक्चर या मैथमेटिक्स एक ही चीज़ के दो नाम है। कहीं इसको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का नाम देते हैं, कहीं इसको डिस्क्रीट स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। तो पहली बात, इट डेवलप्स योर मैथमेटिकल थिंकिंग। मैथमेटिक्स का कोर्स है या मैथमेटिकल रिलेटेड कोर्स है। बेसिकली ये एक सिंगल कोर्स नहीं बल्कि बहुत से कोर्सेज हैं जिसमें डिस्क्रीट रिलेटेड जो पोर्शन को हमने मिला के इसको डिस्क्रीट स्ट्रक्चर या मैथमेटिक्स का नाम दे दिया। तो चूंकि ये मैथमेटिकल कोर्स है तो आपकी मैथमेटिकल थिंकिंग में जो है इम्प्रूवमेंट आएगी। और मैथ का कोर्स होगा तो आप प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी आपकी एबिलिटी में इजाफा होगा। और याद रखिए कि ये वो कोर्स है जो आपके काफ़ी कोर्सेज के बेसिक है। फॉर एग्जांपल कंपाइलर डिज़ाइन या कंपाइलर कंस्ट्रक्शन जो आप आगे पढ़ेंगे, डेटाबेसेस जो आप आगे पढ़ते जाएंगे, और कंप्यूटर सिक्योरिटी है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑटोमेटा थ्योरी है। इसके अलावा भी इसके इम्कानात बहुत है। इस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के एप्लीकेशन के इम्कानात बहुत है। आम जिंदगी के मिसाल आप लेंगे, इंशाल्लाह ये कोर्स पढ़ते पढ़ते हम कुछ मिसालें ऐसे सामने लाएंगे जो आम जिंदगी से रिलेटेड होंगे। ठीक है जी, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। अब इसमें देखिए, चूंकि ये पहला आपके पास लेक्चर है, बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो मैं आपसे कहूँगा तो आपको अजीब सा लगेगा, नई नई चीज़ें नज़र आएंगी आपको। लेकिन ये हर कोर्स में ऐसा होता है। जैसे अगर आपने प्रोग्रामिंग के कोर्स में देखा होगा कि प्रोग्रामिंग में भी हम शुरू में जब बहुत सी चीज़ें करते हैं कि बताते हैं ये ऐसा होता है, बस आप उसको मान लें। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, आपके इल्म में, नॉलेज में इजाफा होता चला जाता है, आपके एक्सपीरियंस में इजाफा होता है, तो आप बाकी चीज़ें भी समझते हैं जिनको आप शुरू में नहीं समझ पाते। तो हमारा आज के लेक्चर का जो सिलेबस है या कंटेंट है वो तो हम बाद में देखेंगे। इन जनरल हम डिस्कस कर रहे हैं कि डिस्क्रीट स्ट्रक्चर को हम सॉर्टिंग द लिस्ट ऑफ इंटीजर में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम योर होम टू योर फ्रेंड्स, इसमें भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्राइंग अ ग्राफ विथ टू कंडीशंस, यू आर नॉट अलाउड टू लिफ्ट योर पेन, यू आर नॉट अलाउड टू रिपीट एजेस। अब ग्राफ क्या है, ट्री क्या है, ये चीज़ें इसी कोर्स का हिस्सा है। जब आप वहां तक पहुंचेंगे फिर दोबारा आप इस फर्स्ट लेक्चर को देखिएगा तो आपको फिर उसके समझने का अंदाज बदल जाएगा। अभी अगर मैं इसको डिस्कस करने लगूं तो ये आपके लिहाज से मुनासिब नहीं होगा। तो कम्बिनेशन के बहुत से प्रॉब्लम है जो डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में हम डिस्कस करते हैं। आपने फर्स्ट ईयर इंटर में डिस्क्रीट स्ट्रक्चर का कुछ पोर्शन पढ़ा भी होगा, इसमें सीक्वेंस सीरीज वगैरह। व्हाट इज डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ये है क्या? अच्छा जी, आप डीएलडी का कोर्स आपका इस सेमेस्टर में है तो वहाँ पर भी हम डिस्क्रीट, एनालॉग और डिजिटल को डिस्कस करते हैं। बेसिकली डीएलडी मैं काफ़ी अर्से तक पढ़ाता रहा हूँ और तकरीबन मेरे ख्याल से दर्जन भर तो मैं पढ़ा चुका हूँ कोर्सेज को, डीएलडी के कोर्स को। और मेरे लेक्चर भी हैं, 25 से 20 ऑनलाइन जो लेक्चर लिए थे वो आपको बीबीएसएल के चैनल में मिल जाएंगे अपने, उनको भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा भी वह नेट में बहुत सी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो पहली बात ये कि हमारे पास डिस्क्रीट वर्सेस कंटिन्यूस। कंटिन्यूस ऐसी चीज़ों को कहते हैं कि जिनका आपस में जो लिंक कुछ इस तरह के, एक पॉइंट को आप दूसरे पॉइंट से अलग नहीं कर सकते। जैसे मैं एक सीधी सी लाइन ड्रॉ कर लूँ, अब हमें पता है कि लाइन इज कंपोज ऑफ पॉइंट्स, या डॉट कह लें या पॉइंट कह लें। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं, जो मैथमेटिक्स में इस वक्त हम टर्म इस्तेमाल करेंगे, आप में से अगर कोई हायर लेवल में मैथमेटिक्स पढ़ेगा तो उन टर्म्स की डेफिनेशन में फर्क नजर आएगा वाज़े तौर पर। लेकिन यहाँ हम अपने कोर्स के लिहाज से बात कर रहे हैं। तो एक लाइन में ड्रॉ करूँ, असल में वो बहुत से पॉइंट को मिला के एक हम लाइन बनाते हैं। बहुत से पॉइंट को हम मिला के लाइन बनाते हैं। अगर आप इसको मैग्नीफाई करेंगे तो आपको नजर आएगा कि एक डॉट है, दूसरा डॉट, तीसरा डॉट,
लेकिन आम जो नेकेड आई से हम देखते हैं, आम तौर पर हम देखते हैं तो हमें एक लाइन के दो पॉइंट के दरमियान कोई गैप नजर नहीं आता। तो ये कंटिन्यूस है। ये क्या है? ये कंटिन्यूस सिचुएशन है। ठीक है जी। जैसे एक आप झूला ले लें, कहीं से स्लाइड ले लें, स्लाइड से आप ऊपर से नीचे आते हैं तो तमाम पॉइंट स्लाइड के मिले हुए होते हैं। ठीक है जी। अब डिस्क्रीट, डिस्क्रीट है आपके पास, इसके बिल्कुल उलट। इसमें ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से होते हैं कि एक ऑब्जेक्ट वाजे तौर पर दूसरे से अलग अलग होता है, डिस्टिंक्ट होता है, नॉट कनेक्टेड। ठीक है जी। तो डिस्क्रीट में हम मैथमेटिक्स की उस ब्रांच को डिस्कस करते हैं जिसमें ऐसे पॉइंट्स हैं या ऐसी चीजें हैं या ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग है, वाजे तौर पर। अब जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि एक सेट है, एक सेट है जो कि इंग्लिश के जो लेटर हैं, इंग्लिश के लेटर पर मुश्तमिल है, इंग्लिश के लेटर पर मुश्तमिल है, ए बी सी डी वगैरह वगैरह। तो अब आप बता सकते हैं कि ए बी सी डी ई ये मिले हुए पॉइंट है? नहीं, ये तो अलग है। ए अलग है, बी अलग है। ठीक है जी। अगर मैं आपसे कहूँ एक कमरा ले लें, इसकी लंबाई चौड़ाई इतनी, उसमें 10 कुर्सियां रख दें और इस तरह रख दें कि उनके दरमियान गैप आ जाए, तो वो आप कहेंगे कुर्सियां हैं। ठीक है, एक कुर्सी एक ऑब्जेक्ट है, दूसरी कुर्सी दूसरा ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये एक दूसरे से जुड़े हुए मिले हुए नहीं, अलग अलग है। ठीक है जी। तो कंटिन्यूस और डिस्क्रीट में यही फर्क है। कंटिन्यूस में एक पॉइंट और उससे मिले हुए पॉइंट को हम अलग नहीं करते, जबकि डिस्क्रीट में दो पॉइंट्स या दो ऑब्जेक्ट या किसी तरह की दो चीजों को हम वाजे तौर पर अलग अलग कह सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ जो हमारी बात हो रही है वो है डिस्क्रीट वर्सेस कंटिन्यूस। So the whole world of mathematics is divided into two realms, which is discrete and continuous. अब इसकी मिसाल देखते हैं, बहुत आसानी से आप इसको समझ जाएंगे। ग्राफ प्लॉट करना, या आप अर्ली जो क्लासेस उसमें कर चुके हैं, इसमें यहाँ पे हमारे पास टू एक्सिस हैं, एक एक्स एक्स है और एक वाई एक्सिस है। ठीक है जी। तो नेचुरल नंबर आर डिस्क्रीट। नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं? डिस्क्रीट। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब नेचुरल नंबर है। 1.1 या 1.2 1.5 ये नहीं। ठीक है जी। तो ये नेचुरल नंबर है, एक दूसरे से अलग अलग हैं, वाजे तौर पर अलग हैं, और ये डिस्क्रीट है। तो एक ग्राफ मैंने ड्रॉ किया, जो रिलेशन ग्राफ असल में रिलेशनशिप है कि दो वेरिएबल या दो से ज्यादा वेरिएबल, यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, उनको हम रिलेट कर रहे हैं। और इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स। अब x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, x3 है, y3, x4 y4। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये आपको नजर आ रहा है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है। तो x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 2। इसके मैंने डॉट्स को प्लॉट किया, इस रिलेशनशिप को आप देख लीजिएगा, ये डॉट्स क्लियरली एक दूसरे से अलग अलग है। तो ये एक मिसाल है डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स की। ये मिसाल है किसकी? डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स। अगर मैं इसके बजाय रियल नंबर लूँ, देखिए रियल नंबर कंटिन्यूस है। जैसे जीरो से आप वन तक जाते हैं तो ऐसे नहीं कि जीरो वन, जीरो के बाद 0.00000001, 0.00000002, 0.0000003, और यानी एक लंबे जीरो के बाद आप जो आप समझ सकते हैं, या 0.001000012100, इस तरह। तो आप कितने पॉइंट डिफाइन कर सकते हैं जीरो और वन के दरमियान? इनफाइनाइट। कितने पॉइंट डिफाइन कर सकते हैं आप? इनफाइनाइट पॉइंट डिफाइन कर सकते हैं। जब आप x की वैल्यू इनफाइनाइट करेंगे और y बराबर है x को, तो उसका मतलब y की वैल्यू भी इनफाइनाइट होंगी। अब उसको अगर आप प्लॉट करने लगेंगे तो तमाम पॉइंट्स एक दूसरे से मिले हुए हैं। तो एक सीधी लाइन आप ड्रॉ कर लें, सीधी लाइन से स्ट्रेट लाइन है, वैसे जो भी लाइन हो वो कनेक्टेड पॉइंट्स के से मिलकर बने। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट। दिस इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट? कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। तो ये कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट की एक सिंपल मिसाल है। तो कंटिन्यूअस लाइन, देयर विल बी नो गैप, एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट। अच्छा, आम जिंदगी में जैसे आप देख सकते हैं, प्रेशर है, प्रेशर में इजाफा होता है, प्रेशर में कमी आती है, लेकिन ऐसे नहीं कि एकदम से प्रेशर कम होता है, एकदम से
उसमें इजाफा होता है, बल्कि एक कंटिन्यूटी होती है, एक कंटिन्यूटी होती है। चाहे जितनी तेजी से बढ़े, लेकिन प्रेशर जैसे 10 पाउंड का प्रेशर है या 10 kg पर स्क्वायर मीटर है, 10 न्यूटन, सॉरी 10 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर है, तो एकदम से वो 20 नहीं होगा, बल्कि 10.1, 10.23, चाहे कि जितना ही कम टाइम में हो, लेकिन वो कंटिन्यूस होगा। ठीक है जी। ये एग्जाम्पल है कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट की। आगे हम देखते हैं इसको मजीद समझने के लिए कि एक डिजिटल क्लॉक जो कि आम जिंदगी में हम इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं यहाँ आप देखिए नंबर की फॉर्म में और एक जो पुराने अंदाज में, दोनों आप देखिएगा। अगर मैं लेफ्ट साइड में देखूँ 7 है, 8 है, 9 है, 10, 11, देखिए 11 और 12 के दरमियान कोई और वैल्यू आपको नजर नहीं आ रही। ऐसे नहीं कि 11.00000001, 11.000000 काफी जाके 2, फिर इस तरह करते करते 11 और 12 के दरमियान बहुत सी वैल्यूज, ऐसा नहीं है। 11 है, उसके बाद 12 है, 10 है, 11 है, 12, 13, इस तरह। तो एक शार्प चेंजिंग है, कोई स्मूथ चेंजिंग नहीं है। एक वैल्यू उसके बाद दूसरी वैल्यू, बीच में गैप खाली। अब ये जो राइट साइड पे आप क्लॉक देख रहे हैं, इसको भी देखिएगा। बाजार आपको ये डिजिटल नजर नहीं आता, लेकिन ये डिजिटल है। वजह क्या कि इसमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में आप एकदम से जंप कर रहे हैं, बीच में कोई वैल्यू नहीं ले रहे हैं, एक पॉइंट से दूसरे। जैसे 3 है, फिर 3 के बाद 4, 5 वगैरह, मिनट के लिहाज से, सेकंड के लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ। 3 में जब 15 होता है, 16, 17, अब ये होगा 25, 26, 27, 28, 29, 30 सेकंड के लिहाज से। तो ये एक शार्प चेंजिंग है, बीच में जो वैल्यूज हैं उनको हम निग्लेक्ट करें। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे एग्जांपल किसकी है? ये बाजार आपको वही चीज नजर आ रही है जो मैंने आपको यहाँ पे शो किया, लेकिन इसमें और इस क्लॉक में आपको फर्क नजर आना चाहिए कि यहाँ पे स्मूथ ट्रांजिशन है, एक वैल्यू के बाद दूसरी वैल्यू के दरमियान जंप नहीं है, स्मूथ ट्रांजिशन है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट? कंटिन्यूअस क्वांटिटी। तो एनालॉग क्लॉक का हम नाम देते हैं दिस इज कंटिन्यूअस। ठीक है जी। डीएलडी में आप एनालॉग, डिजिटल, डिस्क्रीट पढ़ेंगे तो उसमें भी इसी कॉन्सेप्ट को आप वहां पे रिपीट करेंगे, या हो सकता है आपने पढ़ लिया हो। अब आपका जो सब्जेक्ट है, इसकी कोर्स आउटलाइन आप देख लीजिएगा। इस स्लाइड में मैंने इसको प्रेजेंट किया। इंट्रोडक्शन टू लॉजिक, प्रोपोजिशनल एंड प्रेडिकेट कैलकुलस, टू टेबल, नेगेशन, डिसजंक्शन, कंजंक्शन, मैथमेटिकल रीजनिंग, इम्प्लीकेशन, इक्विवेलेंस ऑफ मैथमेटिकल रीजनिंग, प्रेडिकेट वगैरह वगैरह। ये लफ्ज मैं यहाँ पढ़ के सुना दूँ तो हो सकता है आपको समझना है। बहरहाल मैंने इसको डिस्प्ले किया। ये आपका कोर्स है, हम कोशिश करेंगे इनको अच्छी तरह पढ़ लें, समझ लें। और बुक्स आपको रेफरेंस के लिहाज से दो बुक्स हैं, एक रोजन की बुक है और एक कॉलमैन की। दोनों में से, और रोजन की यहाँ पे 6th एडिशन है, मेरे ख्याल से 7th एडिशन भी अवेलेबल है, और पीडीएफ फॉर्म में आप देख लीजिएगा, नेट से सर्च कीजिएगा, ये अवेलेबल है। और एक बात की मैं और वजाहत करूँ कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स या स्ट्रक्चर के कोर्सेज अगर आप सर्च कीजिएगा मुख्तलिफ जगहों पे, आपको कोर्स आउटलाइन में फ़र्क भी नज़र आएगा। क्योंकि ये अलग अलग जो आपके मैथ के कोर्सेज हैं, उनमें से डिस्क्रीट पोर्शन को लेके हमने एक अलग ब्रांच का नाम दे दिया। अब वो किसी ने कम लिया होगा, किसी ने ज़्यादा लिया होगा, तो वट एवर, लेकिन हमें इतना कुछ पढ़ना कि आगे हम खुद से भी इसको समझ सकें। ठीक है जी। तो बेसिक बेसिक आइडियाज इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कवर करें। तो उसके बाद, ताकि आप आइंदा खुद से अगर पढ़ना चाहें मजीद, तो आप पढ़ सकें। अच्छा, इंट्रोडक्शन टू प्रोपोजिशनल लॉजिक। लॉजिक क्या है, प्रोपोजिशन क्या है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे। यहाँ पे देखें, ये प्रोपोजिशनल लॉजिक, ये दो हिस्से हैं। प्रोपोजिशन अलग है, लॉजिक अलग है। अब लॉजिक को हम आम जिंदगी में भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे किसी अपने बात को मनवाने के लिए या साबित करने के लिए हम दलील देते हैं। ठीक है जी। तो उस दलील को, मंतक को आप लॉजिक का नाम दे दीजिएगा। तो लॉजिक इज द साइंस ऑफ रीजनिंग। हम कहते हैं अगर एक चीज सही है तो क्यों सही है, एक चीज गलत है तो क्यों सही है, क्यों गलत है। ठीक है जी। सही है तो क्यों है, गलत है तो क्यों है। तो इसको हम लॉजिक की बेस पे हम बात करते हैं। ठीक है जी।
अब यहाँ पे चंद चीजें ऐसी होंगी, मैं दोबारा आपसे अर्ज करूंगा कि एक आध चीज समझने में हो सकता है इस स्टेज में आपको दिक्कत हो, लेकिन जैसे जैसे हम आगे जाएंगे चीजें क्लियर होती जाएंगी, मैं इंशाल्लाह डिस्कस करता जाऊंगा। तो अब उसके बाद दोबारा आप इन लेक्चर को रिवाइज करेंगे तो स्लाइड में जो चीज नजर आएगी, जो कमी बेशी होगी, इंशाल्लाह वो भी पूरी हो जाएगी। ठीक है जी। तो लॉजिक इज द साइंस ऑफ रीजनिंग, इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड एंड रीजन अबाउट डिफरेंट मैथमेटिकल स्टेटमेंट। मैथमेटिकल स्टेटमेंट है कि भाई ये चीज इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो क्यों है। इसको समझने के लिए हम मंतक, रीजन या लॉजिक की बात करते हैं। विथ रूल्स ऑफ लॉजिक, लॉजिक के कुछ रूल है वो भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। वी वुड बी एबल टू थिंक अबाउट मैथमेटिकल स्टेटमेंट एंड फाइनली, यानी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को हम समझ सकेंगे और फिर हम रीजन कर सकते हैं कि ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट सही है या गलत है। रूल्स ऑफ लॉजिक enables us reason about mathematical statement, like ये आपने एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी हुई नजर आएगी कि फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n, इंटीजर तो आपको पता है, पॉजिटिव इंटीजर आप 1 2 3 4 5 से चलें, तो द सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स नॉट एक्सीडिंग n इज दिस, n n+1 डिवाइडेड बाय 2। आपने ये सीक्वेंस और सीरीज में फर्स्ट ईयर में ये सारी चीजें पढ़ी होंगी। एक नंबर ले लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चलते चले जाओ और 100 तक जाओ, तो सबको सम करो किसके बराबर होगा, तो आप 100, एन की जगह 100 रखेंगे, फिर 100+1, 100+1 इन 101, इनको आप मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आए डिवाइड बाय 2। ये एक स्टेटमेंट है। अब ये स्टेटमेंट सही है या गलत, इसके लिए हम लॉजिक की मदद लेते हैं। आइदर इट इज अ वैलिड मैथमेटिकल आर्गुमेंट, यानी ये वैलिड है, सही है, और इट इज एन इनवैलिड आर्गुमेंट, इसके लिए हमें लॉजिक की मदद लेनी पड़ती है। तो हमारे कोर्स में हम इन्हीं चीजों को डिस्कस करेंगे, तो आप परेशान ना हो। इस वक्त अगर आपको चंद चीजों में हो सकता है उलझन हो, सारे इस जो मैंने जुमला लिखा है इसको मैंने एक्सप्लेन तो नहीं किया जिस तरह करना चाहिए, सिर्फ एक आइडिया देने के लिए कि लॉजिक की मदद से हम ऐसे ऐसे मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। तो आज के जो मेन पॉइंट है इसमें जो हमने डिस्कस करना है वो प्रोपोजिशन को डिस्कस करना है और लॉजिक। तो दीज टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम कैन बी, ये देखिए यहाँ पे ये मैंने एक एग्जांपल लिखी है, एग्जांपल नंबर 2। इसको अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ इंट्रोड्यूस करेंगे। अगले जो लेक्चर में ये प्रॉब्लम भी इंशाल्लाह इसके आपको समझ आएगी। यहाँ पे एक एग्जांपल डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में बहुत कॉमन है और बहुत आम है। उसमें किसी जगह पे दो तरह के लोग रहते हैं, एक तो नाइट और एक तो नेप का नाम देते हैं। अब जो एक तरह के लोग हैं, इसको हम ए का नाम लें, दूसरी तरह के लोग हैं उनको बी का नाम दे दें। ए वाले हमेशा सच बोलेंगे, ये हमें पता है, ठीक है जी। और जो बी टाइप के लोग हैं वो हमेशा झूठ बोलेंगे, वो हमेशा क्या बोलेंगे, झूठ। तो हमें ये पहले बता दिया गया कि ए टाइप्स जो पर्सन है या लोग हैं वो हमेशा सच बोलते हैं और बी टाइप्स के लोग हमेशा झूठ बोलते हैं। अब आप गए उस जगह पे, उस आइलैंड पे, दो लोगों से आपका वास्ता पड़ा, एलिस एंड बॉब। अब उनमें से आपको ये पता करना है कि एलिस और बॉब किस टाइप के हैं, क्या वो उस ग्रुप से मुतालिक है जो हमेशा सच बोलते हैं, या दोनों उससे मुतालिक है जो हमेशा झूठ बोलते हैं, या उनमें से एक सच वाले ग्रुप से मुतालिक है और एक झूठ वाले ग्रुप से मुतालिक। मसलन एलिस कहता है कि बॉब इज अ नाइट, बॉब इज अ नाइट मतलब बॉब उन लोगों से मुतालिक है जो हमेशा सच बोलता है। फिर जो बॉब कहता है, वो बॉब कहता है कि द टू ऑफ अस आर अपोजिट टाइप। अब बॉब ये जुमला कहता है कि हम जो दोनों हैं ना, दो अलग अलग टाइप के हैं, यानी हम में से एक सच बोलने वाला और एक हमेशा झूठ बोलने वाला। अब बताइए आप कैसे यानी डिस्टिंग्विश करेंगे कि भाई ये जो दो जुमले मेरे पास आ गए, एक ने ये कहा कि दूसरा आदमी सच्चा है और दूसरे ने ये कहा कि हम दोनों अलग अलग टाइप के हैं। तो इस किस्म के प्रॉब्लम को इंशाल्लाह इसकी मिसाल हम देखेंगे। ये आप ना ध्यान में रखें कि सर ने सिर्फ एक एग्जाम्पल डिस्प्ले किया और उसको सॉल्व नहीं किया, इसको हम सॉल्व करेंगे।
लेकिन सॉल्व करने से पहले जो बेसिक चीजें इनको समझना है उनको हम देखेंगे, समझेंगे, फिर इस एग्जाम्पल को दोबारा सामने लाएंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो these types of problem can be very easily solved using an area of logic which is known as propositional logic। propositional logic, ठीक है जी। तो बाजार देखें बड़ा अजीब सा मामला है, समझ नहीं आएगी कि भाई दोनों सेम टाइप के हैं, दोनों अलग टाइप के हैं, दोनों सच्चे हैं, दोनों झूठे हैं, दोनों में से एक सच्चा है एक झूठा है, कैसे पता चलेगा। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे ना रीजनिंग के साथ, तो आप देखेंगे बिल्कुल वाजे तौर पर आपको पता चल जाएगा। और ये मैं आपको बता दूं, जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं मुख्तलिफ इदारे जुर्म के लिहाज से या किसी और लिहाज से, वो इस रीजनिंग को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इस थ्योरम को, मुख्तलिफ थ्योरम को इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ लोगों से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, सेम क्वेश्चन पूछते हैं एक से, फिर यही क्वेश्चन पूछते हैं दूसरे से, यही क्वेश्चन पूछते हैं तीसरे से, और उसको रिकॉर्ड करते हैं कि किसने क्या कहा, किसने क्या कहा, और फिर वो एनालाइज करते हैं कि इम्कानी तौर पर कितने लोगों ने सच कहा, कितने लोगों ने झूठ कहा। अगर जिन्होंने सच कहा, तो अब ये ना कि एक सवाल पूछते हैं, एक से ज्यादा सवाल पूछते हैं, उनको फिर एनालाइज करना शुरू करते हैं, इसने सच कहा, इसने झूठ कहा, अगर सच कहा तो क्या है, अगर झूठ कहा तो ये काफी लंबा प्रोसीजर होता है। लेकिन उसमें भी हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को या डिस्क्रीट स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हैं। अब हम आते हैं प्रोपोजिशन लॉजिक। पहले प्रोपोजिशन को हम डिस्कस करते हैं। व्हाट इज प्रोपोजिशन? असल में प्रोपोजिशन कुछ भी नहीं, एक सीधा साधा जुमला है। दिस इज सिंगल स्टेटमेंट, सिंगल सेंटेंस। लेकिन क्या हर सेंटेंस को हम प्रोपोजिशन का नाम देते हैं, हर जुमले को? नहीं, ऐसा नहीं। इसकी प्रोपोजिशन या डिक्लेरेटिव ये सेंटेंस होते हैं, ऐसे सेंटेंस जिनके मुतालिक आप ये वाज़ेह तौर पर उसी सिचुएशन में डिटरमाइन कर सकें कि ये जो कहा गया वो सच है या झूठ है। जो कहा गया वो सच है या झूठ है। जैसे आप में से किसी का नाम है असलम, और सामने वाले को पता है कि उसका नाम असलम है, वो ये कहे कि भाई मेरा नाम असलम है, एक जुमला हुआ ना, माय नेम इज असलम। दिस इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। वो अपना नाम, एक फैक्ट आपको बता रहा है, तो आप कहेंगे इसका नाम असलम है। आपकी किसी वजह से आपको पता चल गया कि असलम है, तो उसने सही कहा। लेकिन असलम के बजाय वो क्या, मेरा नाम फहद है, जबकि आपको पता है असलम नाम है इसका, तो आप उस जुमले को क्या कहेंगे? फॉल्स। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस विच आर that are declaring a fact or stating an argument which can be either true or false। देखिए वो या तो सच हो सकते हैं या झूठ, लेकिन ऐसा नहीं कि दोनों, यानी दोनों के इम्कानात एक ही वक्त ना हो, एक वक्त में या तो सच या झूठ, ट्रू या फॉल्स। क्लियरली, जैसे मैं आपसे कहूँ कि यहाँ आपको एग्जाम्पल में लिखा कि दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, मैं कहूँ इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, क्या ख्याल है? आप इस जुमले के मुतालिक ये कह सकते हैं ट्रू? बिल्कुल। अगर मैं कहूँ कराची इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, तो आप क्या कहेंगे? फॉल्स। तो ये दोनों जुमले कैसे हैं? प्रोपोजिशन है। क्या है? प्रोपोजिशन है। अब वाटर फ्लोज दिस मॉर्निंग, दूसरा जुमला, वाटर फ्लोज दिस मॉर्निंग, क्या ये प्रोपोजिशन है? तो इसी सुबह को आपने देखा कि पानी सर्दी की वजह से जमा हुआ था, तो आपने कहा यस दिस इज ट्रू। अगर जमा हुआ नहीं तो आप कहेंगे फॉल्स। तो ये भी एक प्रोपोजिशन है, ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है जिसके मुताबिक हम क्लियरली उस वक्त बता सकते हैं कि ट्रू है या फॉल्स है। तीसरे नंबर पे आप देखिएगा एग्जांपल पे, 1+1 = 2। ये भी तो एक स्टेटमेंट है ना। मैं आपसे कहूँ 1+1 = 2, अब उसी को मैंने यहाँ पे मैथ की फॉर्म में लिखा है, 1+1 = 2। तो इसके मुताबिक आप क्या कहेंगे? ट्रू है या फॉल्स? ट्रू, क्लियरली आप कह सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि 3+1 = 2, तो आप क्या कहेंगे? फॉल्स। तो ये जो तीन मिसालें हैं, वाज़े तौर पर इसके मुताबिक ये सेंटेंस है, स्टेटमेंट है, जिसके मुताबिक आप उसी वक्त वाज़े तौर पर कहेंगे कि ये ट्रू है या फॉल्स है। अब मजीद मिसालें देखते हैं कि ऐसे सेंटेंस स्टेटमेंट विच आर नॉट प्रोपोजिशन। व्हाट टाइम इज इट? ये एक आप सवाल पूछ रहे हैं, सवाल के मुतालिक आप नहीं कह सकते हैं कि ट्रू या फॉल्स। व्हाट टाइम इज इट, किसी ने ये सवाल आपसे पूछा, वक्त क्या हुआ है, तो आप किसी सवाल के मुतालिक, किसी हुक्म के मुतालिक, या किसी क्लियर
स्टेटमेंट ना हो उसके मुतालिक आप ये नहीं कहेंगे कि वो प्रोपोजिशन है, आप कहेंगे वी आर नॉट श्योर वेदर यू आर स्टेटिंग समथिंग दैट इज ट्रू और फॉल्स। हमें नहीं पता आप जो कह रहे हैं उसके जवाब में हम ये कह सकते हैं कि ये जो आपने कहा है वो ट्रू है या फॉल्स, तो हम उसको प्रोपोजिशन नहीं कहेंगे। व्हाट टाइम इज इट, एक सवाल है, सवाल को हम प्रोपोजिशन नहीं कहेंगे क्योंकि इसके मुतालिक हम ट्रू और फॉल्स क्लियरली डिटरमाइन नहीं कर सकते। सेकंड आप देखिएगा x प्लस वन इक्वल्स टू, अब x जमा वन बराबर टू, अब x की वैल्यू क्या है पता है आपको? मुझे तो नहीं पता। जब तक कोई आपको ना बता दे तो आप नहीं कह सकते कि ये जुमला सही है या गलत। हो सकता है x की वैल्यू वन है तो वन प्लस वन इक्वल टू, तब तो सही है। लेकिन हो सकता है x की वैल्यू फाइव है, फाइव प्लस वन इक्वल्स टू, ये तो गलत है। तो एक ही वक्त में सही और गलत के इम्कानात हैं, कैन बी बोथ ट्रू और फॉल्स, बट कैन नॉट बी डेफिनेटली ट्रू और फॉल्स। यानी हम डेफिनेट नहीं कह सकते कि ये ट्रू है या फॉल्स, दोनों इम्कानात हैं। तो इस x प्लस वन इक्वल टू टू ये भी प्रोपोजिशन है। थर्ड, सेंड योर रिज्यूमे बिफोर 11 PM, ये भी आप किसी को कुछ हिदायत दे रहे हैं या हुक्म दे रहे हैं, तो ये भी प्रोपोजिशन नहीं है। आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज अलाउ मी अ डे ऑफ, किसी को आप ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुझे एक दिन की छुट्टी दें, तो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो रिक्वेस्ट के लिए हम ये नहीं कर सकते कि ये जो जुमला है वो दुरुस्त है या गलत है, इसके मुतालिक हम ट्रू और फॉल्स, तो सवाल है या ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल क्लियर नहीं है या कोई हुक्म है, ऑर्डर है, ये सारी चीज़ें प्रोपोजिशन नहीं है। फिफ्थ में देखिए, फेच माई अम्ब्रेला, मेरा अम्ब्रेला उठा के दे दिए या लीजिए, तो आप अम्ब्रेला उठाना ये आप हुक्म दे रहे हैं, तो हुक्म है, इसके मतलब ट्रू और फॉल्स डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो यहाँ तक मैं चाहूँगा कि आप जो स्टूडेंट हैं मुझे कुछ आउटपुट दें, उसके बाद हम सेकंड सेशन में इसको कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। तो आप मुझे बताइएगा कि यहाँ तक क्लियर है या कोई चीज़ रह गई है, कुछ समझाना है, सिर्फ यहाँ तक जी बताइए। जी अब्दुल वहीद, ये जो लेट आ रहे हैं बेटा, आप लोग शुरू से आया करें ना, आपको मैसेज भेज दिया जाता है, फिर अगर आप लेट होंगे तो फिर कुछ चीज़ें रह जाएंगी, उनको दोबारा इस अंदाज से समझाना मुश्किल होता है। जी फिजा, ये कौन है फिजा रशीद? इज इट क्लियर टू यू ऑल और नॉट? सर जी बोलिए बेटा। सर ये प्रोपोर्शनल लॉजिक में हमें डिटरमाइन या फाइंड ये करना है कि ये मतलब कि प्रोपोजिशन है या नहीं है। जैसे x प्लस वन इज इक्वल टू, अब ये ना ट्रू है ना फॉल्स है। हाँ, यहाँ तक ठीक जो है, हमने पढ़ा है वो उसमें यही है कि जो सेंटेंस गिवन है, जो स्टेटमेंट गिवन है, वो प्रोपोजिशन है या नहीं, सिर्फ आपको ये समझना था यहाँ तक। अब तो x सर प्लस एक वन बार तो इज इक्वल टू टू, ये तो क्लियर नहीं है ना, x की वैल्यू क्लियर है नहीं। सर मतलब और कोई? ठीक है, ये सेशन तकरीबन हम कंटिन्यू करेंगे थोड़ी देर के बाद इंशाल्लाह।